हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अर्चना सिसोदिया, गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, कृष्वी आईवीएफ साउथ भोपाल अहमदाबाद से। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक से रिलेटेड जिसके अराउंड काफ़ी सारे मिथ्स हैं और अगर लोगों को उसकी नॉलेज भी है तो उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कैसे करना है इसके बारे में प्रॉपर गाइडेंस लोगों को नहीं होती है। हम बात करने वाले हैं लैक्टेशन एंड ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में। हमारे साथ में है आज डॉक्टर जानकी बैंकर, जो कि एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट एंड लैक्टेशन एक्सपर्ट है। डॉक्टर जानकी अपने पेशेंट्स को मैटरनल एंड चाइल्ड रिलेटेड सपोर्ट, साथ ही साथ में लैक्टेशन सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। सो वेलकम डॉक्टर जानकी। एज एन ऑब्स्टेट्रिशियन मैं ऐसा देखती हूँ कि जो पेशेंट्स हमारे यहाँ डिलीवर होते हैं या डिलीवर होके बाद में कभी कंसल्ट करने आते हैं तो उन्हें ब्रेस्ट फीडिंग और लैक्टेशन रिलेटेड काफ़ी सारी क्वेरीज होती हैं, जिसके अराउंड मैं देखती हूँ कि उन्हें कभी कभी गलत इन्फॉर्मेशन भी दी जाती है या फिर अगर इन्फॉर्मेशन मिली है तो उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करना है इसके बारे में उन्हें प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती। तो मैं ऐसा देखती हूँ कि अगर उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती है तो कई बार जो न्यूली डिलीवर्ड मदर्स होती हैं वो इस गिल्ट में आ जाती हैं कि वो अपने बच्चे की प्रॉपर केयर नहीं कर पा रही हैं, उन्हें प्रॉपरली ब्रेस्ट फीड नहीं करा पा रही हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आज आप इन्हीं सब इश्यूज़ के ऊपर बात करें। सो ओवर टू यू डॉक्टर जानकी। हम आज इस क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे कि लैक्टेशन क्या है एंड लैक्टेशन स्टार्ट कब से होता है। थैंक यू फॉर हैविंग मी टुडे डॉक्टर अर्चना सिसोदिया। सो लैक्टेशन एक पूरा प्रोसेस है जिसमें जैसे ही एक औरत प्रेग्नेंट होती है उसकी बॉडी में काफ़ी सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उसकी ब्रेस्ट में टिश्यू डेवलप होते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप होती है और मिल्क प्रोडक्शन शुरू होता है। तो ये सारी प्रोसेस को हम लैक्टेशन बोलते हैं और जनरली सेकेंड ट्राइमेस्टर में ही ये प्रोसेस शुरू हो जाता है मिल्क प्रोडक्शन का। सो ये जो ब्रेस्ट मिल्क होता है, जैसे आपने मुझे बताया कि इसका प्रोडक्शन तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में स्टार्ट हो जाता है, पर ये ब्रेस्ट मिल्क का आना कब से शुरू होता है? जैसे ही मदर की डिलीवरी होती है, या तो नॉर्मल हो या सी सेक्शन से, ब्रेस्ट फीडिंग आना स्टार्ट हो ही जाता है। जनरली ऐसे मिथ्स होते हैं कि सी सेक्शन हुआ है तो ब्रेस्ट मिल्क कम आएगा या नहीं आएगा, बच्चे को टॉप मिल्क की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, बट ऐसा नहीं होता है। जैसे ही डिलीवरी होती है ब्रेस्ट मिल्क आना शुरू हो जाता है और जैसे जैसे बच्चा लैच करता जाता है जो फीडिंग है वो बढ़ता जाता है। अच्छा, आप ये थोड़ा व्यूअर्स को बताएंगे लैच क्या होता है? जनरल लैच जो होता है कि इनिशियल जो बच्चा मदर के निपल पे रख के हम जो प्रैक्टिस करवाते हैं फीडिंग के लिए, उसको हम लैच बोलते हैं। सो हमने ऐसा देखा है कि जब मदर डिलीवर करती है उसके बाद में जो ब्रेस्ट मिल्क आना शुरू होता है वो थोड़ा ज़्यादा येलो कलर का होता है। उसे हम हमारी मेडिकल नॉलेज में कोलेस्ट्रम बोलते हैं। तो प्लीज़ आप बताइए कि ये कोलेस्ट्रम क्या होता है और क्या ये जो इनिशियल बेबी मिल्क आता है ये बेबी को देना ज़रूरी होता है? कोलेस्ट्रम जनरली इनिशियल जो मिल्क सिक्रीशन होता है वो थिक और येलोइश कलर का होता है, वो देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसमें काफ़ी सारी एंटीबॉडीज़ होती है जो बच्चे को इन्फेक्शन से बचाता है। और कोलेस्ट्रम ही एक ऐसी चीज़ है जो मदर अपने बच्चे को दे सकती है एज अ फर्स्ट वैक्सीन। तो कोलेस्ट्रम देना बहुत ज़रूरी है बच्चे को। तो कोलेस्ट्रम के बाद में जो नॉर्मल मिल्क आने लगता है, तो ये जो कोलेस्ट्रम का कंपोजिशन जो होता है और बाद में जो मिल्क आने लगता है 2 से 3 दिन बाद में, इसके कंपोजिशन में कितना फ़र्क पड़ता है? जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि जो शुरुआत का मिल्क आता है वो कोलेस्ट्रम होता है, उसके बाद थर्ड डे ऑनवर्ड जो मिल्क सिक्रीशन होता है उसको हम ट्रांजिशनल मिल्क बोलते हैं, जो थोड़ा सा वाइटिश कलर का होता है। उसमें फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन कंटेंट्स ज़्यादा होते हैं, उसमें भी एंटीबॉडीज़ होती है और उसके जो कंटेंट होते हैं जो बेबी के वेट गेन के लिए काफ़ी सारे इंपॉर्टेंस है, तो वो भी बच्चे को देना ज़रूरी है। तो इनिशियल बच्चे को कोलेस्ट्रम और ट्रांजिशनल मिल्क दोनों जाए वो ज़रूरी है। तो शुरुआत में बच्चे को फीडिंग कराना, फीडिंग इनिशिएट कराना इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि ये दोनों जो मिल्क का कंटेंट है वो बच्चे को जाए। तो बेबी की डिलीवरी के बाद में मान लीजिए सी सेक्शन हुआ है या नॉर्मल डिलीवरी हुई है, कितने टाइम में मिल्क प्रोवाइड हमें कर देना चाहिए? जैसे कि नॉर्मल डिलीवरी हुई है, मदर कंफर्टेबल है, तो हम कई बार तो लेबर टेबल पे भी बच्चे को देते हैं। सी सेक्शन में जनरली हम तो ऐसे ही ट्राई करते हो कि अगर मदर सिटिंग पोजीशन में कंफर्टेबल है सेकेंड डे ऑनवर्ड, तो मदर को लैच कराने की प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं और बच्चा जैसे लैच करना शुरू होता है
सिक्रीशन तो आना स्टार्ट हो ही जाता है और लैच करता है, तो वो सिक्रीशन और ज़्यादा जैसे ही मदर डिस्चार्ज हो उससे पहले वो सारा प्रैक्टिस घर वाले सभी मदर सब कंफर्टेबल होके सीख लेते हैं हमसे। ओके, तो ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग मदर को बेबी को किस तरह से पोजीशन में लेना चाहिए? पोजीशनिंग में एक तो पहले ये बात ध्यान रखनी है कि जनरली लोग क्या करते हैं, बच्चा सोया हुआ है पूरा रैप करके सुलाते हैं, उसी पोजीशन में बच्चे को ले लेते हैं। तो बच्चे को पहले अनरैप करो ताकि मदर का जो स्किन टू स्किन कांटेक्ट होना चाहिए वो हो। अच्छा, बाकी बच्चे का हेड और नेक एल्बो पे सपोर्ट रख के बच्चा का हेड थोड़ा अपवर्ड रहे, उसी पोजीशन में बेबी को फीडिंग कराना ज़रूरी है। काफ़ी सारी डिफरेंट पोजीशनिंग भी होती है, बट मदर जो पोजीशन में कंफर्टेबल हो वो पोजीशन में बच्चे को फीड करा सकती है। सिर्फ उसको उतना ज़्यादा बैंड नहीं करना है कि पूरा बैक एक उसको रहे, बच्चे को थोड़ा ऊपर लेना है, मदर को बैंड नहीं करना है। अच्छा, तो मतलब कई मैंने ऐसी फीमेल्स भी देखी हैं जो कि लाइंग डाउन पोजीशन में भी फीड कराती है, तो बैठ के फीड कराना ज़्यादा ज़रूरी है या आप लाइंग डाउन में कंफर्टेबल है तो भी फीड करा सकते हैं? दोनों पोजीशन में करवा सकते हैं। जनरली लोग ऐसे बिलीव करते हैं कि नहीं सुलाते सुलाते तो फीडिंग नहीं कराना चाहिए, बट ये मिथ है, क्योंकि सुलाने की पोजीशन में सिर्फ मदर की पोजीशन चेंज होती है, बच्चे की पोजीशन तो सेम ही रहती है। आइदर आप बैठ के फीडिंग कराओ या फिर बैक सपोर्ट के साथ फीडिंग कराओ, फुटबॉल होल्ड में कराओ, सारी पोजीशनिंग में बेबी की पोजीशन तो सेम ही रहती है। तो आप सुला के भी फीडिंग कराओ तो बच्चे की पोजीशन तो सेम ही रहती है। सिर्फ ध्यान उतना रखना होता है कि सोते सोते अगर मदर फीडिंग करवा रही है तो वो सो जाती है तो फिर बच्चे को बर्फ दिलाना, वो जो फीडिंग के बाद की जो प्रोसीजर होती है वो रह जाती है। अच्छा, तो कितने टाइम तक बर्फ कराना चाहिए हमें? जनरली फीडिंग मदर दे ब्रेस्ट पे 15, 20, 25 मिनट फीडिंग दिया, उसके बाद तुरंत 10 मिनट 15 मिनट आप बर्फ करवा सकते हो। फिर बच्चे को थोड़ा सा अपवर्ड पोजीशन में रखना है। ओके, सो आप मुझे अब ये बताइए कि जैसे हमने स्टार्टिंग में लैचिंग की बात करी, तो गुड लैचिंग इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है? लैचिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर बच्चे ने सही से लैच नहीं किया तो बच्चे को भी इशू हो सकते हैं और मदर को भी इशू हो सकते हैं। बच्चे को क्या इशू हो सकते हैं कि उसने प्रॉपर लैच नहीं किया, तो जो प्रॉपर फीडिंग का फ्लो आना चाहिए वो उसको नहीं मिलेगा, तो फिर वो इरिटेबल हो जाएगा और फिर ब्रेस्ट फीडिंग लेना ही अवॉइड कर देगा। मदर को अगर लैच प्रॉपर नहीं हुआ तो मदर को निपल इशू जैसे कि क्रैक निपल हो गया, सॉरनेस हो गया, और तीसरी चीज़ के लैच नहीं हुआ तो फिर मदर गिल्ट में चली जाती है कि नहीं मैं तो फीडिंग दे ही नहीं पाऊंगी, क्या करूँगी, मेरे बच्चे को ऊपर का देना पड़ेगा, ये सब गिल्ट में फिर आ जाती है और स्ट्रेस लेवल बढ़ता जाता है, फीडिंग कम होना शुरू हो जाता है। तो लैच तो प्रॉपर होना काफ़ी हद तक ज़रूरी है। तो आप अपने पेशेंट को कैसे समझाते हैं कि लैचिंग कैसे करनी है, मतलब वो मदर कैसे समझ सके खुद की बच्चा अच्छे से दूध पी पा रहा है, कि वो अच्छे से लैच करा पा रही है? शुरुआत में तो सीखने में टाइम लगता है, क्योंकि मदर भी नई है, न्यू मदर है, बच्चा भी सीख रहा होता है। तो सबसे पहले अगर बच्चा लैच नहीं कर रहा है तो कोशिश करना है कैसे करके बच्चे को प्रैक्टिस करवाए लैच के लिए। रीज़न फाइंड आउट करना है क्यों लैच नहीं कर रहा है। ओके, जैसे क्या क्या रीज़न होते हैं? सॉरी टू इंटरप्ट। जैसे कि अगर किसी केस में डिलीवरी के बाद बच्चे को NICU में रखना पड़ा, तो उसको कई देर तक स्पून फीडिंग दिया होता है, तो फिर इनिशियल लैच नहीं करवाया हुआ है तो बच्चे को प्रैक्टिस होने में टाइम लगती है मदर के ब्रेस्ट। सेकेंड केस में ऐसा हो सकता है कि मदर की निपल इशू है, उसका निपल का साइज़ छोटा है, निपल इन्वर्टेड है, या फिर ब्रेस्ट का साइज़ बड़ा है जिसके वेट के कारण लैच बच्चा कर तो रहा है पर भी छूट रहा है, तो रीज़न फाइंड आउट करने होते हैं। ओके, ये सब रीज़न हो सकते हैं। ठीक है, अब ये लैचिंग से रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में हमने जाना, जैसे आपने मुझे बताया कि इन्वर्टेड निपल है, ब्रेस्ट हैवी है, इन केसेस में अगर बच्चा प्रॉपरली लैच नहीं कर रहा है और मदर को ब्रेस्ट मिल्क देना है, क्योंकि हम जानते हैं कि बच्चे के लिए सबसे अच्छा मिल्क ब्रेस्ट मिल्क होता है, राइट? तो और किस तरीके से मदर ब्रेस्ट मिल्क प्रोवाइड कर सकती है? सबसे पहले तो जैसे मैंने बोला कि रीज़न फाइंड आउट करने हैं,
कोशिश करते रहना है, क्योंकि बच्चा लैच नहीं कर रहा है और शुरुआत में ही अगर कुछ टॉप फीड या फॉर्मूला दे दिया तो फिर वो बच्चा कोशिश ही नहीं करेगा मदर का ब्रेस्ट फीड लेने का। तो कोशिश हर 2 से 3 घंटे तो करते ही रहना है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है तो आप अपने पीडियाट्रिशियन या लैक्टेशन एक्सपर्ट से कंसल्ट कर सकते हो। सब कुछ चीज़ कर लिया, आपका फीडिंग तो बहुत अच्छे से आ रहा है पर बच्चा लैच नहीं कर रहा है, आपका ब्रेस्ट एंगोर्ज हो रहा है, तो आप उस केस में वही मिल्क एक्सप्रेस करके स्पून फीडिंग से दे सकते हैं, कटोरी चम्मच से। तो ऐसे केसेस में आप बॉटल देना प्रेफर करते हैं? बॉटल जनरली हम कभी भी प्रीफर नहीं करते हैं सच, क्योंकि बॉटल में क्या होता है कि एकदम से फ्लो इतना अच्छे से आता है कि बेबी को एक्सरसाइज ही नहीं करना पड़ता सकिंग का। और बॉटल से क्या होता है कि इन्फेक्शन के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हद तक रहते हैं। बॉटल से कॉलिक इशू भी रहते हैं, क्योंकि जितनी बार बॉटल बच्चा लेता है उतनी बार एयर ही उतना ज़्यादा उसके पेट में जाता है, तो कॉलिक इशू रहते हैं, इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं और बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग लेना भूल जाता है। इसीलिए मैंने भी सुना है कि एक निप्पल कंफ्यूजन करके एक वर्ड होता है जिसके बारे में मैंने भी सुना है। Yes. एक्चुअली में आपने देखा है पेशेंट्स में जो लोग स्टार्ट कर देते हैं बॉटल, उनको ऐसा बहुत सारे पेशेंट में देखा है। जैसे ही बॉटल, और घर वाले भी ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि वो जो एक्सरसाइज करनी पड़ती है हर 2 से 3 घंटे वो नहीं करनी पड़ती है। बट एक्चुअल हम देखने जाओ तो बॉटल में एक्सरसाइज ज़्यादा है, क्योंकि आप बॉटल दोगे तो आपको 4 से 5 बॉटल एक्स्ट्रा रखनी पड़ेगी, पूरा स्टरिलाइजेशन का प्रोसेस हर वक्त करना पड़ेगा, निप्पल एवरी 2 to 3 डेज चेंज करनी पड़ेगी, वो सब कुछ करना पड़ेगा। और वो सब कुछ करने के बाद भी जो ब्रेस्ट फीडिंग के बेनिफिट है वो तो बच्चे को नहीं मिलेंगे। ओके मैम, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूँगी कि कुछ मदर्स का ये क्वेश्चन होता है कि हम कितनी कितनी देर में बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराएं, और कई बार उनका ये क्वेश्चन भी होता है कि बच्चा एक बार अगर रात को सो गया तो 4-5 घंटे तक दूध पीने के लिए उठता ही नहीं है, तो क्या हम उसको उठा के पिलाएं, या अगर वो नहीं उठता है तो ये ठीक है? शुरुआत में सारी मदर को ये कन्फ्यूज़न होता ही है, बट शुरुआत में 1 या 2 हफ्ते के लिए बच्चे को हर 2 से 3 घंटे फीडिंग देना ज़रूरी है। क्योंकि शुरुआत में क्या होता है कि फीडिंग भी बढ़ना स्टार्ट होता है जैसे जैसे आप बच्चे को फीड करवाते हैं। प्लस शुरुआत में जो बच्चे की नींद होती है वो 17 से 18 घंटे की होती है। तो अगर बच्चा दिन में, तो चलो बच्चा इतना लंबा नहीं सोता है, कुछ ना कुछ रिलेटिव्स भी आसपास होते हैं जो हेल्पफुल होते हैं, बट रात को क्या हुआ कि अगर मदर थक गई, बच्चा लंबा सो गया 7-8 घंटे, तो उसका शुगर लेवल डाउन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और रात को जो होता है वो प्रोलैक्टिन सिक्रीशन काफ़ी मात्रा में हाई होता है, उससे फीडिंग बढ़ता है। तो शुरुआत के 1 या 2 हफ्ते तक हर 2 से 3 घंटे उठाना ज़रूरी है बच्चे को। फिर डिमांड और सप्लाई का साइकिल शुरू हो जाता है। फिर जब बेबी डिमांड करे तो आप फीडिंग दे सकते हो, फिर आप 4-5 घंटे निकालो तो चलेगा, बट शुरुआत में देना ज़रूरी है। अच्छा, तो कुछ मदर्स एक्चुअली ऐसा भी कहती हैं कि हम अगर उठाते भी है तो बच्चा दूध पीता नहीं है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए उन्हें? कई बार ऐसा होता है कि बच्चे का नींद काफ़ी ज़्यादा होता है, तो अगर 2 घंटे में आप बच्चे को उठा रहे हैं, कितना भी किया नहीं उठ रहा है, तो ऐसा नहीं कि 2 घंटे हुए तो मैं उठा ही दूँ। आप 3 घंटे तक वेट कर सकते हो, बट इतना लंबा नहीं खींचना है कि फिर बच्चे का शुगर कम हो जाए। अच्छा, मान लीजिए कि हमारे पास में पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि बच्चे को पूरी तरह से दूध मिल नहीं पा रहा है, वो पूरा टाइम रोता रहता है, तो कई बार पीडियाट्रिशियन ऐसा बोलते हैं कि ठीक है आप फार्मूला मिल्क भी साथ में दे सकते हैं, फार्मूला मिल्क यानी कि पाउडर मिल्क, तो इस तरह से कंबाइन करना ठीक रहता है? डेफिनेटली फार्मूला फीडिंग दे सकते हैं, क्योंकि जो मदर मिल्क होता है उससे सबसे क्लोज ऑप्शन फार्मूला फीडिंग ही है। ऊपर का कोई भी मिल्क एडवाइजेबल नहीं है बच्चे में, बट शुरू में ट्राई ऐसा ही करना है कि आप अपना ही फीडिंग बच्चे को दे सको। एकदम से फार्मूला शुरू करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको अगर कन्फ्यूज़न है कि मेरा मिल्क सही आ रहा है नहीं आ रहा है, तो पहले अपने डॉक्टर या लैक्टेशन एक्सपर्ट को कंसल्ट करो, उसके बाद आप डिसाइड करो। तुरंत से एकदम से फार्मूला शुरू करने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, नहीं अगर मैं ऐसा पूछूं कि आप फार्मूला मिल्क भी दे रही है कोई मदर, मान लीजिए कोई वर्किंग मदर है जो ब्रेस्ट मिल्क तो पिला के जाती है, पर जब वो बाहर काम पर है और ब्रेस्ट मिल्क का इतना स्टोरेज अवेलेबल नहीं है, तो फार्मूला फीड पीछे से अगर घर वाले पिलाएं तो इस तरह का कंबाइंड फीडिंग कर सकते हैं? अगर मदर वर्किंग है तो ऐसे कॉम्बिनेशन कर सकते हो,
बट अगर मदर घर पे ही है और ऐसा लग रहा है कि नहीं उसका ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे के लिए इनफ नहीं है, तो कैसे कर सकते हैं? जैसे कि फीडिंग के लिए बच्चे को लिया तो शुरुआत में ब्रेस्ट फीड ही करवाना है 15-20 मिनट, उसके बाद तुरंत फार्मूला फीड देना है। उससे क्या पता चलेगा कि बच्चे ने फीडिंग लिया, उसके बाद टोटल उसका रिक्वायरमेंट कितना है एक्स्ट्रा मिल्क का तो पता चलेगा। कई बार हमको ऐसा लगता है कि नहीं बच्चा भूखा है, तो ब्रेस्ट फीडिंग करवाने के बाद अगर फार्मूला फीड 5 ml ही लेता है तो उसका मतलब कि उतना ज़रूरी नहीं है। अगर बच्चे ने 10-20 ml ले लिया ऊपर का तो उसका मतलब कि बच्चे को रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे आप कर सकते हो। अगर मदर वर्किंग है तो ऐसे भी कर सकती है कि एक साइड उसने ब्रेस्ट मिल्क दिया, दूसरे साइड ब्रेस्ट से एक्सप्रेस करके घर पे रख भी जा सकती है, फ्रिज में रख सकती है। तो वैसे भी कर सकते हैं अगर मदर वर्किंग है तो। मतलब वो जो ब्रेस्ट पम्प्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में उसकी मदद से वो एक्सप्रेस करती है। हाँ, ब्रेस्ट पम्प से भी एक्सप्रेस करती है या फिर खुद अपने हाथ से भी एक्सप्रेस कर सकती है। अच्छा, और कई लोग हमसे ऐसा भी पूछते हैं कि अब ठीक है हम ब्रेस्ट पंप लें, और वो भी 2 तरह की वैरायटी के अवेलेबल होते हैं, मैनुअल पंप एंड इलेक्ट्रिक पंप, तो कौन सा प्रेफर करना चाहिए? मैनुअल है वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो इलेक्ट्रिक ही सब ज़्यादा प्रेफरेबल होता है। बट पंप जनरली उसी के लिए है जो वर्किंग मदर है, कि जो अपने बच्चे के पास 5 से 6 घंटे ही रहने वाली है, फिर वर्क पे चली जानी है। अगर मदर 3 to 4 आवर्स ही कहीं पार्ट टाइम ही वर्क कर रही है तो वो अपने फीडिंग के साथ मैनेज कर ही सकती है। तो माँ को ये कैसे पता चले कि एडिक्वेट मिल्क सप्लाई प्रोड्यूस हो रही है कि नहीं? वो माँ को बच्चे को देख के ही पता चल जाता है। अगर फीडिंग लेने के बाद बच्चा शांति से 1.5 से 2 घंटे की नींद पूरी कर रहा है, जैसे कि उसका यूरिन फ्रीक्वेंसी शुरुआत में 6 से 8 बार 24 आवर्स में या 8 से 10 बार होना चाहिए, वो हो रहा है, और बच्चे का वेट गेन अच्छे से हो रहा है, उसका मतलब कि जो मदर का फीडिंग है वो बच्चे के लिए इनफ है। उसमें फिर मदर को खुद को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं होती है कि मेरा फीडिंग इनफ आ रहा है कि नहीं। अच्छा, पर कई बार हमने ऐसे भी देखा है कि बच्चा एक घंटे तक अगर आप उसे दूध पिलाओ तो वो 1 घंटा पीता ही रहता है, तो एक ब्रेस्ट से कितनी देर तक पिलाना चाहिए? जनरली 1 घंटे तक तो फीडिंग बच्चे को देना एडवाइसेबल ही नहीं है। शुरुआत में जैसे ही बच्चे को आप फीड के लिए ले रहे हो तो एक ही साइड ब्रेस्ट पे 15, 20 या 25 मिनट, उससे ज़्यादा फिर क्या होता है कि बच्चा सिर्फ सकिंग ही करता रहता है। शुरुआत का जो 10 मिनट का मिल्क होता है वो 4 मिल्क बोलते हैं, जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, जो बच्चे की थर्स्ट को, हंगर को सेटिस्फाइड करता है। 10 मिनट के बाद जो मिल्क आता है उसे हम हाइंड मिल्क बोलते हैं, जिसमें फैट्स, प्रोटीन होते हैं, जिससे बच्चे का पेट भरता है और वेट बढ़ता है। तो एक ही साइड ब्रेस्ट पे आप 15, 20, 25 मिनट करा सकते हो। कई बच्चे फास्ट सकर होते हैं जो 15 मिनट में अपना पूरा ब्रेस्ट फीडिंग ख़त्म कर देते हैं। कई बच्चे स्लो सकर होते हैं तो उनको 25 मिनट तक टाइम दो। फिर उससे ज़्यादा बच्चा फीडिंग लेता रहेगा तो वो तो सिर्फ बच्चे का सकिंग क्रेविंग होता है। तो उसके बाद तो आपको डीलैच करके फीडिंग छुड़वा देना है। तो इसमें से मैं आपसे 2 क्वेश्चन ऐसा पूछना चाहूँगी कि एक बार में अगर ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो एक ही ब्रेस्ट से कराना है कि दोनों ब्रेस्ट से कराना चाहिए? एक ही ब्रेस्ट से करवाना है, क्योंकि उसका पूरा कंपोनेंट जाए बच्चे के पेट में। और ये वाली ब्रेस्ट पे, जैसे कि मदर ने लेफ्ट साइड ब्रेस्ट पे करवाया, तो 2 घंटे या 2.5 घंटे के बाद जब बच्चा फिर से भूखा हो तो ऑल्टरनेट वाली ब्रेस्ट से कराना है, ताकि ये वाली जो ब्रेस्ट पूरी खाली हुई है वो भी अच्छे से भर जाए। क्योंकि 5 मिनट इधर बच्चा फीडिंग करेगा, 5 मिनट इधर बच्चा फीडिंग करेगा, तो क्या होगा कि जो आगे का वाटर कंटेंट है वही बच्चे के पेट में जाएगा। फिर क्या होगा कि आधे घंटे के बाद बच्चा वापस से क्रैंकी होगा और मदर को ऐसा लगेगा कि नहीं मेरा फीडिंग तो आ ही नहीं रहा है, इसीलिए बच्चा बार बार भूखा हो रहा है। एंड आपने एक डीलैचिंग की बात करी इसमें, तो डीलैचिंग कैसे कराना चाहिए? डीलैचिंग जैसे कि बच्चा मदर के ब्रेस्ट पे है, उसने अच्छे से लैच किया हुआ है, तो अभी उसमें क्या होता है कि मदर एकदम से अपना ब्रेस्ट विथहोल्ड करेगी तो उसको निपल, सॉरनेस, क्रैक हो सकता है, क्योंकि हर 2 से 2.5 घंटे यही प्रोसीजर होने वाली है। तो डीलैचिंग के लिए मदर को हैंड वॉश किए हुए होने चाहिए। उसके एक छोटी सी जो लिटल फिंगर होती है उसको बेबी के कॉर्नर में रखना है, मुंह के कॉर्नर में। तो वो जैसे ही अपना फिंगर रखेगी बच्चा अपने आप मुंह खोलेगा और फीडिंग वैसे ही जो ब्रेस्ट का जो निपल है वो बच्चे के मुंह से बाहर आ जाएगा।
आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।